हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 15 जून और 16 जून 2020 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। अपने प्रश्नों के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। लर्निंग बुक की फैमिली जितनी ही स्ट्रांग होगी, हम आपके लिए उतने ही अच्छे और भी नॉलेजेबल वीडियोज़ को प्रोवाइड करा सकेंगे। साथ ही साथ और भी अधिक सब्जेक्ट को लर्निंग बुक पे ऐड किया जा सकेगा। जो नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दे, जिससे जो भी नई वीडियोस लर्निंग बुक पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन उन तक समय से पहुंच सके। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, पावर और नई और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने हाल ही में बिजली में पूरे भारत में आरटीएम का शुभारंभ किया। आरटीएम में टी क्या दर्शाता है? आरटीएम का फुल फॉर्म है रियल टाइम मार्केट। आर फॉर रियल, टी फॉर टाइम और एम फॉर मार्केट। क्या है ये रियल टाइम मार्केट? बिजली में पूरे भारत में आरटीएम लागू हुआ है, तो आरटीएम के बारे में समझते हैं। देखिए, आरटीएम क्या है कि रियल टाइम मार्केट यानी कि किस क्षेत्र में बिजली की कितनी ज़रूरत किस समय पे है, किस टाइम पे कितनी ज़रूरत है। जैसे घरों में बिजली की खपत दिन के समय में कम होती है अपेक्षाकृत, अगर हम रात से कंपेयर करें। यानी कि दिन में क्या होता है कि लोग घरों से अपने ऑफिस को जाते हैं, अपने बिजनेस को चले जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि बिजली की खपत कम हो जाती है, उनके रूम की लाइटें और फैन बंद होते हैं, तो घरों में बिजली की खपत कम है। रात में ये लोग वापस आते हैं तो अपने रूम की फैन और लाइट को ऑन करते हैं, जिससे क्या होता है कि बिजली की खपत घरों में रात में बढ़ जाती है। अब देखते हैं उद्योग धंधों में क्या है। उद्योग धंधों में रात के समय बिजली की खपत कम हो जाती है, जबकि दिन के समय ज़्यादा होती है। कैसे? दिन में फैक्ट्रियां मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करती हैं, तो दिन में पूरी फैक्ट्री चलती है। सुबह 10 से शाम 5 तक फैक्ट्रियों में काम हुआ, तो ज़्यादा बिजली की खपत दिन में हुई। रात में जब फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं तो बिजली की खपत ना के बराबर हो जाती है। तो क्या है कि अपने ज़रूरत के अनुसार जिस टाइम पे आपको जितनी बिजली की ज़रूरत है, अब आप उतनी बिजली को खरीद सकोगे बिजली विभाग से। ऐसी ही स्कीम लागू करी जा रही है रियल टाइम मार्केट, आरटीएम नाम से। आरटीएम का शुभारंभ किया जा चुका है। अब इसमें हर 30 मिनट पे हम बिजली को खरीद सकेंगे, यानी कि उपभोक्ता बिजली को हर 30 मिनट पे खरीद सकेगा। और तो इससे क्या है, 24 घंटे में टोटल 48 बार बिजली को खरीदा जा सकता है। आपको अगले 1 घंटे में कितनी बिजली की ज़रूरत है, धीरे धीरे ये आइडिया लग जाएगा, तो आप उतनी बिजली को खरीद सकते हैं। इससे जिस एरिया में, जैसे कि जहाँ पे ज़्यादातर मकान बने हुए हैं, घर बने हुए हैं रहने के लिए, वहाँ पे बिजली की खपत दिन में कम है, तो वहाँ से जो सरप्लस बिजली होगी उसको भेज दिया जाएगा कहाँ पे? मैन्युफैक्चरिंग हब में, यानी कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ से सरप्लस बिजली को वहाँ पे भेज दिया जाएगा। और जैसे गांव में क्या है कि किसान अपने खेती के लिए सिंचाई कर रहा है दिन में, तो उसे सिंचाई के लिए बिजली की आवश्यकता है, तो उस टाइम वो बिजली मांगेगा। दिन के समय तो जो घरों से बिजली की बचत हो रही है उसे किसान के खेतों तक पहुंचा दिया जाएगा, जिससे वो अपनी सिंचाई को कर सके। यही है रियल टाइम मार्केट। पूरे 24 घंटे में विकल्प मौजूद होगा 48 बार बिजली को खरीदने का। किसान को अभी 1 घंटे बाद सिंचाई करनी है, तो वो बिजली को आधे घंटे पहले बता के अगले 1 घंटे के लिए हमको इतनी बिजली चाहिए, वो उस बिजली को वो खरीद सकता है। हमारे ऊर्जा और नवीनीकरणीय मंत्री हैं आर के सिंह। भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य कर रहा है, और भारत ने अपने लिए एक टारगेट सेट किया है कि 2022 तक भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 175 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन करेगा, जिसमें से 100 गीगावाट सोलर ऊर्जा होगी और 60 गीगावाट विंड एनर्जी होगी। टोटल अगर नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन का क्वेश्चन आए 2022 तक कितना लक्ष्य है, तो ये है 175 गीगावाट। अगर ये पूछा जाए कि सोलर एनर्जी कितना लक्ष्य रखा गया है 2022 तक उत्पादन का, तो ये है 100 गीगावाट। अगर ये पूछ लिया जाए कि विंड एनर्जी के लिए कितना लक्ष्य रखा गया है 2022 तक, तो ये हो जाएगा 60 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण योजना 2 नामक योजना की एक ट्रायलॉजी शुरू की। योजना का परिव्यय क्या है? देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, इसने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए कुल 50,000 करोड़ रुपए की एक परियोजना शुरू की है, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण योजना 2 नाम से। इसमें कुल 3 योजनाएं, यानी कि ट्रायलॉजी है। तीनों योजनाएं एक दूसरे के संपर्क में रहते हुए
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेंगी। ट्राइलॉजी मतलब कि 3 योजनाएं एक दूसरे के साथ संबंधित हैं और ये तीनों योजनाएं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए है। ये तीनों योजनाओं से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये तीनों योजनाएं जो भारत ने एक अपने लिए लक्ष्य सेट किया है, अपने लिए एक टारगेट सेट किया है कि 2025 तक भारत की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन हो जाएगी। ये भारत का लक्ष्य है कि 2025 तक भारत अपनी इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक पहुंचा देगा। उसमें ये जो ट्राइलॉजी योजना है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने की, ये इस योजना में काफ़ी अहम योगदान देगा। ये तीनों योजनाएं क्या क्या हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेंगी? देखिए, पहली है PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंटेंसिव स्कीम। दूसरी है SPECS स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर। और तीसरी है EMC मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स। PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसके जरिए लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर किया जाएगा और भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट होते हैं वो PLI स्कीम के तहत मैन्युफैक्चर किए जाएंगे भारत में, जिसको बाद में आगे चल के एक्सपोर्ट करने का भी, मतलब दूसरे देशों को भी हम अपने देश का इलेक्ट्रॉनिक्स गुड एक्सपोर्ट करेंगे, उसी के लिए ये स्कीम है। दूसरी है क्या, PLI के बाद है SPECS स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर। इसमें क्या है कि कोई देश अपनी मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग अपने आप कर रहा है तो वो हमसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को खरीदे और हम अपने जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसके इंपोर्ट को रिड्यूस करें। इसी के लिए ये स्कीम है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर। एक तो हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ही बना रहे हैं जैसे मोबाइल फ़ोन, और दूसरा हम उसके कंपोनेंट को, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो मोबाइल में लग रहा है उसको भी बनाने की बात कर रहे हैं, जिससे हम जो बाहर से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट खरीद रहे हैं वो कम हो, यानी कि इंपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का कम हो जाए और हम दूसरे देश को एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएं। इसके लिए ही ये स्कीम है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर, SPECS। और तीसरा है EMC मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, यानी कि जो भी नई टेक्नोलॉजी विश्व में आए उसे अडॉप्ट करके उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जा सके। यही तीनों स्कीम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए ट्राइलॉजी, इन तीनों स्कीम की ट्राइलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगा और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण योजना की शुरुआत की गई है, जिसका कुल, इस योजना का कुल जो व्यय है, परिव्यय है, वो है 50,000 करोड़। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडापोच्चम परियोजना उद्घाटन किस राज्य में किया गया? कोडापोच्चम परियोजना का उद्घाटन तेलंगाना राज्य में किया गया है। कोडापोच्चम सागर परियोजना, ये जो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना है उसी का ये अंतिम परियोजना, यानी कि कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कई सारी परियोजनाएं कार्य कर रही हैं। उसी के अंतर्गत कोडापोच्चम सागर परियोजना आखिरी परियोजना है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना की। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के बारे में क्वेश्चन कराया जा चुका है। ये कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। लिफ्ट सिंचाई परियोजना क्या होती है इसको भी वहाँ पे समझाया गया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, लिफ्ट सिंचाई परियोजना ये होती है कि नदी नीचे बह रही है, यानी कि पानी का जो स्रोत है वो नीचे है, और फर्म लैंडिंग यानी कि जो खेती वाली लैंड है वो पानी के स्रोत से ऊंचाई पर स्थित है। तो हमें पानी को लिफ्ट करके ऊपर ले जाना होगा, जिससे कि सिंचाई की परियोजना का वो, इसमें सिंचाई की परियोजना वहाँ पे मतलब सिंचाई खेतों की करी जा सके। इसमें क्या होगा कि पानी को ऊपर लिफ्ट करने में क्या होगा, ऊर्जा का व्यय होगा, ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। तो इसी के लिए कई सारी परियोजनाएं जो हैं वो सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना होती है, जिससे हम सौर ऊर्जा से पानी को ऊपर की ओर पहुंचाते हैं। लेकिन जो कालेश्वरम लिफ्ट परियोजना है ये सोलर परियोजना नहीं है। कालेश्वरम लिफ्ट परियोजना पूरे विश्व की, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, जो कि तेलंगाना राज्य में बनाई जा रही है। उसी के अंतर्गत कोडापोच्चम सागर परियोजना भी निर्माण किया जा रहा है। अभी हाल ही में लद्दाख में सोलर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन हुआ, जिसका क्वेश्चन आपको कराया गया था। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा सोलर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट भारत का पहला सोलर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट था, तो ये धौलपुर राजस्थान में है। भारत का पहला सोलर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट धौलपुर राजस्थान में है।
अभी हाल ही में लद्दाख में भी सोलर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ और कोडापोच्चम सागर परियोजना जो है ये इसके अंतर्गत कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। कोडापोच्चम सागर परियोजना पूरे विश्व की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना है और कोडापोच्चम सागर परियोजना या फिर कालेश्वरम लिफ्ट परियोजना ये दोनों ही तेलंगाना में निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना का तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं ये हैं के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल सी टैप WHO द्वारा दुनिया भर में लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी के बराबर उपयोग के लिए लॉन्च किया गया था। कितने देशों ने सी टैप का समर्थन किया? सी टैप का समर्थन किया 35 देशों ने और इसे लॉन्च किया कोस्टा रिका के जो प्रेसिडेंट हैं कार्लोस अल्वाराडो क्वासादा। कार्लोस अल्वाराडो क्वासादा ये प्रेसिडेंट हैं कोस्टा रिका के। इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया सी टैप और जो कोस्टा रिका की राजधानी सैन जोन्स है। सी टैप क्या है? देखिए सी टैप का फुल फॉर्म है कलेक्टिव टेक्नोलॉजी एसेस पार्टनरशिप, यानी कि 35 देश मिलके कोविड-19 के लिए टीका, वैक्सीन या फिर कोई दवा के लिए सारी टेक्नोलॉजी अपने अपने 35 देशों की टेक्नोलॉजी अलग अलग होगी, 35 देशों के वैज्ञानिक अलग अलग होंगे। ये सभी मिलकर एक संयुक्त प्रयास करेंगे कोविड-19 कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन का, कोरोना वायरस के लिए दवा का, कोरोना वायरस के लिए मेडिसिन का एक संयुक्त प्रयास ये 35 देश मिलकर करेंगे। इसी को सी टैप बोलते हैं, कलेक्टिव टेक्नोलॉजी एसेस पार्टनरशिप। और इसे मई में ही लॉन्च किया गया था। इस क्वेश्चन को वहाँ कवर नहीं किया जा सका था, इस वजह से इसे अभी कवर किया जा रहा है। जो WHO है इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं इसके ये हैं टेड्रोस अधनोम। 35 देशों ने सी टैप को समर्थन किया और यही 35 देशों की टेक्नोलॉजी मिलकर एक साथ कार्य कर रही है कोरोना वायरस के वैक्सीन को बनाने के लिए और कोरोना वायरस के मेडिसिन को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने G7+3 को 10 डेमोक्रेसी के नाम को प्रस्तावित किया है? देखिए G7 7 शक्तिशाली इकोनॉमिक स्टेटस वाले देशों का एक समूह है जो विश्व की 7 बड़ी अर्थव्यवस्था है उनके समूह को G7 कहते हैं। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, US और UK है। US यानी कि अमेरिका, UK यानी कि ब्रिटेन है। ये सातों देश अब अपने आप को मतलब अपने इस G7 ग्रुप का विस्तार करना चाह रहे हैं। तो इसमें अमेरिका क्या बोल रहा है? अमेरिका G7+4 बोल रहा है और जो ब्रिटेन है यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम है वो G7+3 बोल रहा है और उसको नाम वो दे रहा है D10 यानी कि डेमोक्रेसी 10, जिसमें ये जो 3 और ऐड करना चाह रहा है UK ब्रिटेन, उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया है। जबकि जो अमेरिका ऐड करना चाह रहा है, अमेरिका एक एक्स्ट्रा ऐड करना चाह रहा है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया के अलावा एक और ऐड करना चाह रहा है, वो ऐड करना चाह रहा है रशिया को भी। तो D7+3 को डेमोक्रेट D10 नाम दिया। D10 नाम का प्रस्ताव किया है किसने? यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन ने। अगर ये क्वेश्चन होता कि G7+4 इसके प्रस्ताव को किसने दिया है, तो इसके प्रस्ताव को दिया है अमेरिका ने, USA ने। अब दूसरा क्वेश्चन है G7+3 में कौन कौन से 3 और देश ऐड करने की बात कर रहा है ब्रिटेन? तो इसमें है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। अब G7+4 में कौन कौन से और 4 देशों को ऐड करने की बात कर रहा है अमेरिका? इसमें है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया जो G7+3 में है, प्लस रशिया, यानी कि चौथा देश अमेरिका रशिया को भी अपने G7 ग्रुप में ऐड करने के लिए प्रस्ताव दे रहा है। तो ऑप्शन इसका G7+3 है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डी वाला, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रक ड्राइवरों के लिए वास्तविक समय पर भुगतान की सुविधा के लिए ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ भागीदारी करने वाले बैंक का नाम बताइए। ट्रक ड्राइवरों के लिए वास्तविक टाइम पर भुगतान की सुविधा के लिए जो बैंक है जिसके साथ ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भागीदारी की है वो है DVS बैंक।
ऑप्शन ए। ट्रक ड्राइवर, जैसे कोई व्यक्ति कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक कोई ट्रक ड्राइवर कोई माल की ढुलाई कर रहा है, तो उसका काम तो जब वो उसने माल को सुरक्षित उतार दिया तो काम खत्म हो गया, लेकिन उसे फिर से वापस आना पड़ता था, अपने कन्याकुमारी वापस जाएगा वो, फिर ही उसे जहाँ जिस ट्रांसपोर्ट से उसने माल को उठाया था वहाँ पे पहुँचने पे ही उसे मिलती है उसके उसके पैसे, जो पैसे ट्रक ड्राइवर के हुए और उसके साथ जो एक खलासी बैठा होता है उसके जो पैसे होते हैं वापस आने पे ही, अपने ट्रांसपोर्ट कंपनी में जब वो वापस आता है तो पैसे मिलते हैं। लेकिन अब क्या है कि जो डीवीएस बैंक है इसने एक समझौता किया है कि माल उतरने के बाद सुरक्षित जब माल उतार देगा ट्रक ड्राइवर तो उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट कंपनियां डीवीएस के अकाउंट, जो डीवीएस बैंक है उसके अकाउंट में ट्रक ड्राइवर का अकाउंट फीड रहेगा और वहां से ये डायरेक्ट पैसों को तुरंत रियल टाइम काम होने के तुरंत बाद ट्रक ड्राइवरों को उनके पैसे मिल जाएं। इसी के लिए डीवीएस बैंक ने, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने डीवीएस बैंक के साथ समझौता किया है। डीवीएस बैंक ये सिंगापुर का मल्टीनेशनल बैंक है, इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है, इसके सीईओ पीयूष गुप्ता हैं। डीवीएस बैंक की 33 ब्रांचें इंडिया में हैं, बड़े बड़े शहरों में है, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, गुड़गांव, नोएडा सहित कुल 33 ब्रांच है। जो बड़े बड़े शहर हैं वहीं पे इसकी ब्रांचें हैं। और इंडिया में डीवीएस बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये हैं सचिन तेंदुलकर। डीवीएस बैंक और ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ट्रक ड्राइवरों के लिए वास्तविक समय पर भुगतान की सुविधा के लिए एक साथ भागीदारी की है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष हैं उदय कोटक। उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है विक्रम किर्लोस्कर को। इससे पहले उदय कोटक के पहले विक्रम किर्लोस्कर सीआईआई भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष थे, लेकिन अब भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हो गए हैं उदय कोटक, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ हैं। सीआईआई का फुल फॉर्म है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसके नए अध्यक्ष बने हैं उदय कोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरेंद्र दत्त को राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड एनएफएल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एनएफएल का मुख्यालय स्थित है नोएडा में। एनएफएल का मुख्यालय नोएडा में स्थित है और इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं वीरेंद्र नाथ दत्त। और एक इफ्को है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके जो एमडी सीईओ हैं ये हैं यूएस अवस्थी। इफ्को जो है, अभी कुछ दिन पहले ये क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, इफ्को जापान की एक इंश्योरेंस कंपनी है, टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, उसके साथ इंश्योरेंस करने का भी कार्य इसने शुरू किया है। तो क्वेश्चन यही था कि इफ्को ने किसके साथ समझौता किया है इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस करने के लिए? तो वो है जापान की कंपनी टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। तो पूरी कंपनी का नाम हो जाता है इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और इफ्को का जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स कहानी के लिए किस भारतीय लेखक को 2020 कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार एशिया क्षेत्र के लिए दिया गया? ये पुरस्कार कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार दिया गया है कृतिका पांडे को। कृतिका पांडे रांची झारखंड से बिलोंग करती हैं। इनकी जो पुस्तक है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, ये प्यार की उम्र में नफरत और पूर्वग्रह पर आधारित पुस्तक है। इसी के लिए इन्हें कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार एशिया क्षेत्र के लिए 2020 का मिला है। कृतिका पांडे रांची झारखंड से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय एनजीओ का नाम बताइए जिसने विश्व स्वास्थ्य संगठन का वर्ल्ड नो टोबैको डे 2020 जीता है। वर्ल्ड नो टोबैको डे 2020 का अवार्ड जीता है सीड्स एनजीओ ने। सीड्स एनजीओ का फुल फॉर्म क्या है? सीड्स का फुल फॉर्म है सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी। सीड्स के जो आपके डायरेक्टर हैं ये दीपक मिश्रा हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसका रीजनल ऑफिस बिहार में है। सीड्स ने बिहार और झारखंड में पान मसाला, गुटखा, ई सिगरेट, हुक्का को लेके
बहुत ही अधिक कार्य किया, काफ़ी जागरूकता फैलाई, जिससे काफ़ी लोगों ने अपने पान मसाला, गुटखा, ई सिगरेट, हुक्का को छोड़ दिया। इसी के लिए इसे नो टोबैको डे अवार्ड दिया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। सीट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सीट्स का हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। वर्ल्ड नो टोबैको डे प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 के क्रिस्टोफ मेरिक्स पुरस्कार किसने जीता? 2020 का क्रिस्टोफ मेरिक्स पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति का नाम है क्वारेश अब्दुल करीम। क्वारेश अब्दुल करीम ये साउथ अफ्रीका के वैज्ञानिक हैं। ये HIV के लिए रिसर्च का कार्य कर रहे हैं और इन्हें 2020 के लिए क्रिस्टोफ मेरिक्स पुरस्कार अवार्ड दिया गया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्वारेश अब्दुल करीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म मीडिया इकाई के युक्तिकरण और स्वायत्त निकायों की समीक्षा पर विशेषज्ञ समितियों ने हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति का प्रमुख कौन था? फिल्म मीडिया इकाइयों के युक्तिकरण और स्वायत्त निकायों की समीक्षा के लिए जो समिति बनाई गई थी, इस समिति के अध्यक्ष थे विमल जुल्का। विमल जुल्का, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विमल जुल्का फिल्म मीडिया इकाइयों के युक्तिकरण और स्वायत्त निकायों की समीक्षा के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे। इसने अपनी रिपोर्ट को किसको सौंपा? इसने अपनी रिपोर्ट को सौंपा सूचना और प्रसारण मंत्री को। फिल्म संस्थानों के व्यवसायीकरण के लिए जो है ये समिति बनाई गई थी ताकि फिल्म संस्थानों का व्यवसायीकरण किया जा सके और देश की विकास में, देश की इकोनॉमी में फिल्म इंडस्ट्रीज़ का भी रोल अदा हो, भरपूर रोल अदा हो। इसी के लिए इस समिति को बनाया गया था। हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने आयुध निर्माणी बोर्ड को भारतीय सेना के लिए इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की आपूर्ति करने का आदेश दिया है। आयुध निर्माण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? आयुध निर्माण बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। ये क्या है? इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में कि जो हमारे जवान होते हैं आर्मी के, वो सोल्जर होते हैं, वो एक व्हीकल पे चलते हैं और सामने तोप लगी होती है, मतलब कि तोप कम व्हीकल जो होती है उसे ही कहते हैं इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स। मतलब उसमें तोप भी लगी हुई है उसी व्हीकल में और वो धीरे धीरे चल भी रही होती है। तो ये मूवी में देखा होगा आपने, सारी मूवियाँ जिसमें कि सोल्जर को दिखाया जाता है, जिसमें जवान लोगों को दिखाया जाता है जो देश की रक्षा करते हैं, उस मूवी में ये सीन ज़रूर आती है कि व्हीकल होती है जिस पे तोप लंबी सी निकली होती है ऊपर की साइड में और जवान खड़ा होकर उस तोप को चला रहा होता उसी व्हीकल पे। ये 4 व्हीलर व्हीकल होती है, इसी को इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल बोलते हैं। जो मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाने का जो है कार्य दिया गया है आयुध निर्माण बोर्ड को। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह हैं। इससे मेक इन इंडिया बूस्टअप हो और इंडिया की बनी चीज़ें हमारी आर्मी यूज़ करे, इसी के लिए आयुध निर्माण बोर्ड को इस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की आपूर्ति करने का आदेश दिया गया है और इसका जो मुख्यालय है वो कलकत्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा, मंगल और उसके परे मानव अंतरिक्ष यान मिशनों को समर्थन करने के लिए एक गहरे अंतरिक्ष ग्राउंड स्टेशन की मेजबानी करने के लिए नासा के साथ भागीदारी की है? नासा के साथ साउथ अफ्रीका का जो स्पेस एजेंसी है, साउथ अफ्रीका नेशनल स्पेस एजेंसी, इसने चंद्रमा, मंगल और उससे परे यानी कि चंद्रमा, मंगल और उससे दूर जाने के लिए अंतरिक्ष मानवयान मिशन को समर्थन करने के लिए नासा के साथ एक समझौता किया है कि दोनों मिलकर साउथ अफ्रीका की नेशनल स्पेस एजेंसी, साउथ अफ्रीका नेशनल स्पेस एजेंसी और नासा दोनों मिलकर चंद्रमा, मंगल और उससे दूर, देखिए यूनिवर्स जो है, जो ब्रह्मांड है, इसका अंत अभी कोई भी एजेंसी, कोई भी स्पेस एजेंसी द्वारा नहीं खोजा जा सका है। तो क्या है कि चंद्रमा, मंगल और उससे दूर तक लोग जाने की बात सोच रहे हैं। जैसे मंगल तक तो आदमी पहुंच चुका है, अब मंगल से भी दूर जाने की बात सोच रहा है। तो उसके लिए इंसान को भेजना है तो उस तरह का अंतरिक्ष यान भी होना चाहिए, अंतरिक्ष मिशन हो और उसके लिए कोई वहाँ पे अंतरिक्ष ग्राउंड हो,
इन्हीं सब के लिए नासा अपना कार्य कर रहा है, और नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और नेशनल स्पेस एजेंसी जो साउथ अफ्रीका की है उसने नासा के साथ भागीदारी की है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दुर्लभ क्षुद्र ग्रह का नाम बताइए जो एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इफेक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम में खगोलविदों द्वारा खोजा गया। दुर्लभ क्षुद्र ग्रह जो कि एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इफेक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम में खगोलविदों द्वारा खोजा गया, इसका नाम है 2019 LD2। 2019 LD2 ये दुर्लभ क्षुद्र ग्रह है जिसे कि एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इफेक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम में खगोलविदों द्वारा खोजा गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 2019 LD2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के खेल और युवा मामले के मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने शारीरिक शिक्षा शिक्षकों और सामुदायिक कोचों के लिए 25 दिवसीय खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया है। भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किरण रिजिजू ने जो शारीरिक शिक्षा है उसके जो कोच हैं, मतलब कि जो कोच स्कूलों में शारीरिक शिक्षा जैसे जो मॉर्निंग में पीटी कराते हैं, आप लोग अगर ध्यान दिया होगा जब बच्चे रहे होंगे तो पीटी कराने के लिए अलग टीचर होते थे, उनको ही शारीरिक शिक्षा का टीचर बोला जाता है। तो उनको कोचिंग प्रोवाइड कराने के लिए, शारीरिक शिक्षकों को कोचिंग प्रोवाइड कराने के लिए 25 दिवसीय खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ये प्रोग्राम मानव संसाधन विकास मंत्रालय और खेल मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय और खेल मंत्रालय दोनों कार्य कर रहे हैं। दोनों मिलकर भारत के प्रत्येक स्कूल में खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम को सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि प्रत्येक स्कूल में ये प्रोग्राम हो। ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है। अब केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन आते हैं, तो सारे केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक होते हैं शारीरिक शिक्षक, तो उन्हीं को ये ट्रेन किया जाएगा कि इन शारीरिक शिक्षकों को ट्रेन किया जाएगा कि आप बच्चों को कैसी शारीरिक शिक्षा प्रोवाइड कराएं। हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं और किरण रिजिजू हमारे युवा मामलों के मंत्री और खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के रियाज शेख जिनका जून 2020 में निधन हो गया वह किस खेल से जुड़े थे? पाकिस्तान के रियाज शेख क्रिकेटर थे पाकिस्तान के लिए। इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट सिर्फ खेला है। इनकी मौत जो हुई ये 52 वर्ष की उम्र में हुई। इन्हें कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया, कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया, उसी की वजह से इनकी मौत हुई। तो ये क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के लिए, रियाज शेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष 3 जून को मनाया जाता है। सिंपल, एफोर्डेबल, रिलायबल, क्लीन, इकोसिस्टम व्हीकल है। साइकिल क्या है? ये इको फ्रेंडली, हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, एक साधारण है, इसमें कोई गियर नहीं है, कोई भी व्यक्ति आसानी से चला सकता है, कम पैसे में मिलती है, तो सबके लिए ये एफोर्डेबल है। इसको चलाने से कोई पॉल्यूशन नहीं होता, वातावरण शुद्ध साफ रहता है। इसीलिए साइकिल की सवारी को प्रमोट करने के लिए प्रत्येक वर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक टीम ने किस देश में 1100 साल पुराने अखंड बलुआ पत्थर के शिवलिंग की खोज की है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो शिवलिंग की खोज की है, 1100 साल पुराने शिवलिंग की खोज की है जो कि बलुआ पत्थर का मिलकर बना है। ये वियतनाम में किया है। वियतनाम एशिया का एक देश है, इसकी कैपिटल हनोई है और इसकी करेंसी डोंग है। वियतनाम की करेंसी क्या है? डोंग। और वियतनाम की राजधानी है हनोई। और यहीं वियतनाम में ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1100 साल पुराने अखंड बलुआ पत्थर के शिवलिंग की खोज की है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडीइंग ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।